उत्तराखंड के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। हल्द्वानी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। उनके द्वारा स्थानीय लोगों के पंजीकरण की बाध्यता खत्म कर दी गई है। इसके अलावा जिन लोगों की होटल या गेस्ट हाउस में बुकिंग होगी उनका भी तत्काल वहीं पर रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा, जिससे कि स्थानीय लोग अपने देव स्थानों की पूजा कर सकें और देवभूमि में जो भी दर्शन के लिए आएगा उसका स्वागत है। साथ ही सीएम धामी ने सरकार के 1 साल पूरे होने पर कहा कि ये उनके लिए जनता की जिम्मेदारी का वर्ष है और अपने को जनता के लिए सदैव समर्पित बताता हूं। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की बात कही। देखिए, 1 साल के अंदर हम लोगों ने जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था केदार बाबा की भूमि से कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि 10 साल आने वाले उत्तराखंड के होंगे। उसको लेकर जो हम लोगों ने पूरी एक फाउंडेशन तैयार की है, एक भूमिका बनाई है और अनेकों अनेक निर्णय भी 1 साल के अंदर लिए हैं और आगे 10 सालों का एक रोड मैप भी। वहीं उत्तराखंड विधानसभा को ई विधानसभा बनाने की कवायद शुरू हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने उत्तराखंड विधानसभा को गोवा और हिमाचल के तर्ज पर ई विधानसभा बनाने को लेकर बैठक की। इस बैठक में सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के अधिकारी और कई विधायक शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने कहा कि दूरसंचार के उपयोग से समय और श्रम की बचत होती है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के माध्यम से ई विधानसभा का उपयोग करके अधिक संख्या में लोगों को समावेश करने आसान होता है। विधायकों के अलावा आम जनता भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकती है और अपनी राय रख सकती है। उन्होंने कहा कि ई विधानसभा बनाने से कागजों की बचत होगी। विधानसभा के कार्य भी बहुत से दस्तावेज का उपयोग किया जाता है, जिसका काफी खर्च आता है, लेकिन ई विधानसभा के माध्यम से ये दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे कागजों की बचत हो सकती है। उत्तराखंड में नहीं हो पाया, काफी हिंदुस्तान के देशों में लगभग कंप्लीट हो चुकी है, तो इसलिए हमने ये निर्णय इस बार लिया है कि जल्द से जल्द हम विधानसभाओं को ई विधान करें और जितना भी 2000 से जब से उत्तराखंड बना है जितना भी पेपर है हम सारा डिजिटाइजेशन करें। जो चाहते हम लोग ये है कि एक बटन पर आपको किसी तरह का भी इंफॉर्मेशन किसी भी साल का, चाहे वो क्वेश्चन हो, याचिका हो, डिबेट्स हो, आपको एक बटन पे वो मिलना चाहिए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे को लेकर हरिद्वार में तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। 30 मार्च को अमित शाह गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। वहीं ऋषिकुल मैदान में सहकारिता विभाग में आयोजित बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने स्थानीय विधायक मदन कौशिक समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह 30 मार्च को हरिद्वार दौरे पर हैं। सहकारिता विभाग का ऋषिकुल मैदान में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जब हमारे देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री 30 तारीख को यहाँ रहे हैं और 2 से 3:30 बजे सहकारिता विभाग का एक बड़ा कार्यक्रम हम स्कूल मैदान में करने जा रहे हैं। उसमें मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, हमारे सांसद जी जा रहे हैं, हमारे यहाँ के माननीय विधायक जी भी हैं, हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री जी जाएंगे और देश का पहला राज्य उत्तराखंड होने जा रहा है जो कि 670 समितियों को अब ऑनलाइन सिस्टम पे ला रहा है। उसका वो विधिवत उद्घाटन करने जा रहे हैं। रुड़की के डाक बंगले पर सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष राजीव चौधरी, विधायक प्रदीप बत्रा समेत बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की।
जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं से हरिद्वार में गृह मंत्री अमित शाह के आगमन पर होने वाले कार्यक्रम में अधिक से अधिक पहुंचने का आह्वान किया। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जो कि अपने साधन सहकारी समितियों को ऑनलाइन करने जा रहा है, उसका वह विविधता उद्घाटन करने जा रहे हैं और 10,000 से ज्यादा सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। हमारे देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जी हरिद्वार जिले में आ रहे हैं और इस स्कूल मैदान में एक सरकारी प्रोग्राम है सहकारिता विभाग का। देश का पहला राज्य है उत्तराखंड जो कि अपने सभी साधन सहकारी समितियों को ऑनलाइन करने जा रहा है। उसका वो विधिवत उस दिन उद्घाटन करने जा रहे हैं और 10,000 से ज्यादा सहकारिता क्षेत्र के जुड़े हुए लोग उस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं और आज इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आया था। सब लोग बढ़ चढ़ के उस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। चैत्र नवरात्र की आज अष्टमी है। इस दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है। आज के दिन कन्या पूजा और नवरात्रि हवन का भी विधान है। दुर्गाष्टमी के दिन नवरात्रि का हवन भी होता है। हवन के बाद मां दुर्गा की आरती होती है और पारण करके नवरात्रि व्रत को पूरा करके चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन विशेष पूजा करने से मां अपने भक्तों पर कृपा करती है। तो आज दुर्गाष्टमी है और आज के दिन मां के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। बता दें कि अष्टमी का एक विशेष महत्व होता है। चैत्र नवरात्र की अष्टमी में कन्या पूजन किया जाता है और उसके बाद विधिवत पूजा करने के बाद अपने व्रत का पारण किया जाता है। तो महागौरी स्वरूप की आज पूजा अर्चना की जाती है और पूरे देश प्रदेश में आज महागौरी की धूम देखने को मिल रही है। भक्त हर्षोल्लास के साथ मंदिर में जाकर मां के इस महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मान्यताओं के अनुसार आज के दिन कन्या पूजन करने का भी विशेष महत्व है। माता के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली की गैस प्लांट चौकी पर एक युवती ने 4 साल से प्रेम प्रसंग के जाल में फंसाए जाने रखने के बाद आरोपी युवक के साथ शादी करने पर मना कर दिया है और जिस पर पुलिस से गुहार लगाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक कंपनी में काम कर रहा युवक पीड़िता को 4 साल तक शादी का झांसा देता रहा। इस दौरान युवक ने पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाया और उसको गर्भवती हो जाने पर उसका गर्भपात भी कराया। जब पीड़िता ने आरोपी युवक से शादी करने की बात कही तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया और पीड़िता से गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी तक दे दी। मामले को लेकर पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता का कहना है कि वह युवक के साथ शादी करना चाहती है, लेकिन आरोपी युवक पीड़िता को पहचानने से भी इनकार कर रहा है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला यह है कि वो लड़का ना मुझसे 4 साल से बात करता था और शादी करने के लिए भी बोलता क्या था, शादी करने को ही कह रहा था वो मुझसे। मुकर्रम अली सलेमपुर में रहता है, रहने वाला मुरादाबाद का है और वो ना शादी करने के लिए बोल रहा था मुझसे। 4 साल बात करी उसने मेरे से, हर काम करा, जहां उसका मन करा वहां लेके गया मेरे साथ। वो मेरे साथ बहुत जगह गया है, लेकिन उसने अब जब उस 4 साल बाद कह रहा भैया को राजी कर ले, मैंने राजी करा तो अब मना कर रहा है। एक अप्रैल से समाज कल्याण विभाग में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा, दिव्यांग ऑफलाइन आवेदन नहीं होंगे। विभाग में पेंशन और अनुदान की योजना का लाभ देने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों को अब ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। आईटी सेल समाज कल्याण के अपर निदेशक ने समाज कल्याण अधिकारी
जिला प्रोबेशन अधिकारी खंड विकास अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी TR मलेठा ने बताया कि इन सभी आवेदकों को खुद ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मैं एक्चुअली जो भी हमारे पेंशन की जितनी भी स्कीम है, चाहे वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा है, दिव्यांग पेंशन है, तीलोरोचन पेंशन है, प्रत्यक्षता पेंशन है या बोना पेंशन, किसान पेंशन, 8 प्रकार की पेंशन योजना का संचालन हो रहा है। और पुत्री की शादी के लिए जो अनुदान समाज विभाग से दिया जाता है, ये वो योजना है। योजनाएं तो पूर्ण नहीं ऑनलाइन थी, लेकिन उसमें व्यवस्था एक्चुअली जो एप्लीकेंट है उसके लिए नहीं थी। वो ऑफलाइन आवेदन पत्र हमारे कार्यालय में जमा करवा लेता था, विभाग से हम लोग उसको ऑनलाइन करते थे। लेकिन अब 1 अप्रैल से विभाग ने ये व्यवस्था कर दी है कि स्वयं जो आवेदक है वो अपने स्तर से उसको ऑनलाइन कर सकता है। वहीं भारतीय किसान यूनियन पथिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौधरी के नेतृत्व में दर्जनों किसान तहसील परिसर पहुंचे और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर इकट्ठा हुए। किसानों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह की अनुपस्थिति में तहसीलदार शालिनी मौर्य को मुख्यमंत्री के नाम समस्याओं से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन पथिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौधरी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों का लगातार उत्पीड़न हो रहा है और अन्नदाता भूखे मरने की कगार पर हैं। आज उनके द्वारा किसान की विभिन्न समस्याएं जैसे बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल खराब होने पर मुआवजा देना समेत दूसरी मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि सरकार अगर समस्याओं का जल्द समाधान नहीं करेगी तो देहरादून में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। ये हमारा भारतीय किसान पथिक क्या है। आज हम यहाँ पे आए हैं तो बेमौसम बारिश ओलावृष्टि से किसान की लगभग 50% फसल तबाह हो गई है। उसके लिए आए हैं, उसका सर्वे करा जाए शासन प्रशासन और किसान को उचित मुआवजा दिला जाए। दूसरी हमारी मांग है इकबालपुर शुगर मिल का 2017-18 का 19 तक जो है जो पिछड़ा गन्ना मूल्य बकाया है वो जो है शीघ्र ही करा जाए। इसलिए हमारी मांग है MSP लागू किया जाए। चौथी है हमारी, जब तक किसान का उत्तराखंड में संपूर्ण गन्ना मूल्य भुगतान नहीं हो जाता तब तक किसी भी किसान की जो है बिजली विभाग वाले RC न काटें और जो है उनके कनेक्शन न काटें। उधम सिंह नगर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव को लेकर मेहनत और लगन से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के होने वाले सभी कार्यक्रमों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, उसी के तहत समय समय पर होने वाले कार्यक्रमों को किया जाएगा। इसके अलावा निगम चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं को लगातार जनता के बीच बने रहने के लिए कहा है। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव को देखते हुए बूथ सशक्तिकरण को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। इस बैठक के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार होने को कहा गया है। बूथ कमेटी का कार्यक्रम चल रहा है और मैं कार्यक्रम को भाग करा के लगभग 3 विधानसभा मेरा 3 बूथों में जाना हुआ है और के साथ साथ आज हमारी बैठक थी। उस बैठक में आगामी पन्ना को लेकर हमारे गठन उसकी रखने का स्वरूप को सबके सामने रखा गया। कार्यक्रम था और कार्यक्रम था और यह लोग चुनाव जीतते हैं। हमारे बूथ तक की इकाई आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीच में जो नगर पालिका चुनाव सबके लिए पूरा एक संगठन ढांचा कि हमारा निर्माण होगा। उधर गदरपुर के कार्तिक गार्डन में गदरपुर विधानसभा के बूथ सशक्तिकरण अभियान पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बूथ कमेटियों को मजबूत बनाया जा रहा है। चुनाव कार्यकर्ता के बल पर हर बूथ जीता जाता है, पर 11 लोगों की टीम बनाई जा रही है। प्रत्येक पन्ना प्रमुख के कार्यों और उपलब्धियों का व्याख्यान किया जाएगा। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे संगठन को सक्रियता और मजबूती के लिए कार्य करें और तभी हर मोर्चे में विजय प्राप्त किया जा सकता है।
विस्तार बूथ स्तर तक हो, इस दिशा हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारी प्रयास कर रहे हैं। आज गदरपुर विधानसभा के बूथ समिति की बैठक थी और हमारा काम का विस्तार बूथ स्तर तक उस दिशा में पन्ना प्रमुख पन्ना टोली तक विस्तार कार्य योजना तैयार की है। आगामी लोकसभा चुनाव है, नगर पालिका चुनाव है, वो कार्यकर्ता उत्साह के साथ हम चुनाव जीते हैं। हमारे कार्यकर्ता उत्साहित तो हमने आगे कार्यक्रम दिए हैं कि केंद्र और जो प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को हम गाँव तक पहुंचाएंगे। सशक्तिकरण का कार्यक्रम था ये और हमारी विधानसभा के कार्यकर्ताओं का यह सौभाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम में सीधा प्रत्यक्ष रूप से प्रदेश अध्यक्ष जी आए और उन्होंने संगठन को कैसे विस्तार दिया जाए, संगठन के एक एक दायित्वधारी एक एक कार्यकर्ता आम जनता तक कैसे पहुंचे, इसका उन्होंने बकायदा हमको उन्होंने बताए। हम इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से विधायक होने के नाते मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं इस काम के लिए धन्यवाद करता हूं। उत्तराखंड कांग्रेस ने देहरादून के मेयर सुनील उनियाल की पद से हटाए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस का आरोप है कि मेयर बनाने के बाद सुनील उनियाल गामा ने भ्रष्टाचार के तहत अपनी संपत्ति में कई गुना इजाफा किया है। अब इसकी जांच होनी चाहिए। इस मामले में बीजेपी ने सफाई दी है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अपनी पार्टी के नेताओं को संभाल नहीं पा रहे हैं। इसी के तहत बीजेपी नेताओं के खिलाफ एक षड्यंत्र कर उन्हें बदनाम करने की नीति के तहत बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस बौखलाहट में है। जिस प्रकार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उनके पदाधिकारी कांग्रेस छोड़ छोड़ के भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं, उससे उनमें एक बौखलाहट आ गई है और उनके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं को संभाला नहीं जा रहा है। इसलिए इसका में बौखलाहट में इसलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बदनाम करने की और उनको षड्यंत्र कर रहे हैं उनके खिलाफ। वहीं G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए 17 देश के 38 प्रतिनिधियों की फ्लाइट पहुंची। बता दें कि 28 से 30 मार्च तक होने वाली 3 दिन की बैठक के लिए विदेशी मेहमानों का टीका लगाकर छोलिया नृत्य से स्वागत किया गया। यहां से 20 वीआईपी बसों में बैठकर विदेशी मेहमान रुद्रपुर स्थित होटल रेडिशन पहुंचे और मेहमानों को तिलक लगाकर उत्तराखंड की टोपी पहनाई गई। यहां से सभी कुमाऊनी के लिए साथ में अन्य व्यंजनों का लुत्फ लेने के बाद रामनगर के लिए रवाना होंगे। वहीं बाजपुर में आने के बाद स्कूली बच्चों ने उनका फूल से प्रतिनिधियों का स्वागत किया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, उत्तराखंड वासियों के लिए भी गर्व की बात है। और हमारी संस्कृति में कहा गया है अतिथि देवो भव। अतिथि हमारे देवो भव हैं। अतिथि के सम्मान में आज हमारे बाजपुर से संत लोग भी और हमारे नागरिक बाजपुर के सभी उनके स्वागत सम्मान में उपस्थित हो गए और भारत के चिन्ह, भारत का झंडा दिखा के उनका स्वागत करा गया। और बहुत अच्छी बात है कि हमारे उत्तराखंड का सम्मान बढ़ेगा, गौरव बढ़ेगा। उत्तराखंड देवभूमि देश और विदेश में अतिथि देवो भव के सत्कार के लिए जानी जाती है और इसका प्रत्यक्ष आज किसे देखने को मिला है। G20 शिखर सम्मेलन जो देश भर के विभिन्न राज्यों में चल रहे हैं उसमें अपने उत्तराखंड के नाते कुमाऊं मंडल में रामनगर को चुना गया है और मई में होने वाली सम्मेलन के लिए ऋषिकेश गढ़वाल को चुना गया है। तो पंतनगर से होकर रुद्रपुर होते हुए भाजपुर से रामनगर ये सभी अतिथि गए हैं और विभिन्न स्थानों पर संस्थाओं ने, राजनीतिक गैर राजनीतिक सभी संस्थाओं ने अतिथि देवो भव को मनोभाव में अपने उतारते हुए और जगह जगह सत्कार किया है और बहुत सारी सप्ताह वर्ष से विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर दुरुस्तीकरण चल रहा है। मुझे अपने कल्चर को अपने जो हमारा लोग है कहीं ना कहीं छूट रहा था और अदर कंट्री से आए थे उनको हमने अपनी फोक का जो भी कल्चर था वो हमने उनको प्रेजेंट करा कि ये हमारे यहाँ माना जाता है और कहीं ना कहीं वो हमेशा यहाँ
वहीं रामनगर में G20 CSAR के 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। बैठक में 20 देशों के मुख्य विज्ञान सलाहकार 4 एजेंडों पर मंथन कर रहे हैं। इनमें स्वास्थ्य में भी एक अहम मुद्दा है। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों का पंतनगर, रुद्रपुर से लेकर रामनगर तक भव्य स्वागत किया गया। साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। बता दें कि पहले एजेंडों में रोग नियंत्रण और महामारी से निपटने के लिए बेहतर तैयारी के लिए वन हेल्थ में अवसर पर मंथन होगा। दूसरे एजेंडे में विज्ञान से जुड़ी जानकारी सुलभ और निःशुल्क होगी, सूक्ष्म तरीके से सभी तक पहुंचाएं, इसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 श्रीनगर रुद्रपुर के बीच नरकोटा नौगांव में सुबह एक डंपर की दुर्घटना की खबर मिली। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह राजवार ने बताया कि जिला आपदा कंट्रोल रूम में DDRF टीम को सूचना मिली कि नरकोटा नौगांव के पास एक हाईवा हादसे का शिकार हो गया है। सूचना के बाद ही जिला मुख्यालय DDRF टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां डंपर खाई में गिरा हुआ था। हादसे में ड्राइवर को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, लेकिन हादसे में ड्राइवर को काफी चोटें आई हैं और ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल में भिजवाया गया है। वहीं चंपावत जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी और चंपावत SP अमित श्रीवास्तव टनकपुर दौरे पर हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने टनकपुर में शारदा घाट से लेकर पूर्णागिरी मार्ग में पड़ने वाले वाहन पार्किंग और शारदा नदी में स्नान कर रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा का मुआयना किया। मेले में ठेला लगाने वाले व्यापारियों का हाथ जाना और जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने ठेला व्यापारियों से जानकारी ली, कहीं उनसे किसी प्रकार की अवैध वसूली तो नहीं हो रही है। निरीक्षण कर संयुक्त टीम ने पूर्व में हुए बस हादसे वाली जगह पर टैक्सी स्टैंडों और सेल्फी लेने के दौरान सीमा चौक पर मार्ग में पड़ने वाली शारदा नदी में हुए हादसे वाली जगह का स्थलीय निरीक्षण किया गया। पे जैसे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें जगह जगह जैसे लोग कहीं भी जाके नहा रहे हैं, किसी भी पूरे काली रिवर के अलोंग ये हमारा पूर्णागिरी का जो मेला चलता है, तो इसमें यहाँ पे फ्लेक्सी लगाना, जहाँ जहाँ पे अवेयरनेस कराना और पूरे बहुत सारे अगर बैंड है जहाँ पे, क्योंकि बहुत ओवर स्पीड भी हो रहा है, चलान भी संयुक्त रूप से हर दिन किए जा रहे हैं। लगभग 30-40 चलान, किसी दिन 80 चलान हो रहे हैं और इसमें स्पीड ब्रेकर लगाएंगे हम बहुत जगहों पे। उसकी धनराशि 10 लाख PWD को दे दी गई है और वो 1-2 दिन में यहाँ पे कार्य शुरू हो जाएगा। और जहाँ जहाँ पे कूड़ा वगैरह जैसे बहुत लोग पॉलिथीन का यूज कर रहे हैं, तो उसमें चलान के जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है हमारे, उनको आदेश दे दिए हैं। 22 अप्रैल से शुरू हो रही श्राद्धाम यात्रा को लेकर जनपद पौड़ी का पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। श्राद्धाम यात्रा के दौरान पार्किंग को लेकर यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए प्राइवेट और नगर पालिका की पार्किंग में मूलभूत सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। SSP पौड़ी श्वेता चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्किंग स्थलों पर CCTV की व्यवस्था की जा रही है। और उसके अलावा जो हमारे पार्किंग स्पेसेस हैं, जो प्राइवेट पार्किंग स्पेस है या हमारी नगर पालिका द्वारा जो अभी निर्माण कार्य चल रहा है जिस पार्किंग स्पेस पे, और उसके अलावा NIT आवास विकास है, उसमें भी जो यात्री वाहन खड़े होंगे उनकी सुविधाएं, उनको प्रॉपर पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था वहां पे रहे, उस संदर्भ में भी अभी जो है वार्ता की गई है। चलिए फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।